सर्दियों का मौसम था। तेज़ घनी बारिश हो रही थी। आज मैं बिस्तर पर चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटकने लगा। मैं जब उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे सामने आगे बढ़ा तो मालकिन की बेटी को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वे पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी। वे मुझे देखकर कहने लगी कि अरे सलमान, तुम एक काम करो, जल्दी से मेरी कमरे की मालिश कर दो। मेरी कमरे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं चुपचाप मालकिन की बेटी की तरफ देख रहा था। तभी वो मुझे कहने लगी कि अगर तुम मेरी मालिश करोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी दूंगी। मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख की कीमत सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं भी इसकी मालिश करने के लिए आगे बढ़ा। तभी मालकिन की बेटी ने जैसे ही अपने कमरे का कपड़ा हटाया तो इसे देखकर मेरी नीयत ख़राब होने लगी। वो पूरी गोरी चिकनी थी। मैं मालिश करने के बहाने अपने आप को सहलाने लगा था। सर्दी का मौसम था और सर्दी में जैसे ही मैं गर्म तेल से मालकिन की बेटी की मालिश करने लगा तो वे धीरे धीरे अपने होश खोने बैठने लगी और मैं कमर की मालिश करने के बहाने धीरे धीरे अपना हाथ मालकिन के यहाँ वहाँ लेकर गया। और फिर इसके बाद जो हुआ इसे सुनकर आपके पूरे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों ने चादर ढककर पूरे जोश के साथ। मेरा नाम सलमान है। मैं पिछले 2 सालों से मालकिन के यहाँ पर काम कर रहा था। मैं मालकिन का बड़ा ही वफादार नौकर था। मैं घर के छोटे मोटे कामकाजों के साथ साथ मालकिन का मसाज भी किया करता था। अक्सर मालकिन अपने पेट की मसाज मुझसे ही करवाया करती, जिससे कुछ ही देर में इनका दर्द छूमंतर हो जाया करता। इस वक्त मालकिन खुश होकर मुझे इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिया करती थी, जिसे पाकर मैं बड़ा ही खुश होता था। मैंने मसाज का काम बचपन से ही अपने पिताजी से सीखा था। गाँव में पिताजी का एक छोटा सा मसाज सेंटर हुआ करता था, जहाँ पर वे लोगों की मसाज किया करते। किसी के भी अगर घुटने का दर्द हो या फिर कमर का दर्द, वो मेरे पिताजी से मसाज करवा कर ठीक हो जाया करता। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई थी तो पिताजी ने ये काम मुझे भी सिखा दिया था, लेकिन तब बढ़ती उम्र के साथ साथ ये काम फीका पड़ने लगा और तब हमारे घर के हालात ख़राब होने लगे। महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि लोगों की मसाज करके हम इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा पाते थे कि जैसे हम अपने घर का गुजारा कर पाते। हमारे घर पर खाने वाले पूरे 5 मेंबर थे और इन सब का खर्चा मेरे पापा ही अकेले उठाया करते थे। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। मुझ पर सबसे पहले ही जिम्मेदारी आई थी। इसी वजह से मैंने ये मसाज का काम छोड़कर शहर जाने का फ़ैसला किया। मेरा दोस्त शहर में 6 महीने पहले ही गया था। इसने मुझे यहाँ पर मालकिन के यहाँ पर काम पर लगवाया था। शुरू में तो मालकिन के यहाँ मुझे एक नौकर रखा गया था, लेकिन मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे मेरी ईमानदारी और मेरी मेहनत देखकर मालकिन ने मुझे पक्की नौकरी ही रख ली। मेरी मालकिन दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरती का कोई ठिकाना ही नहीं था। मालकिन का घर बहुत ही बड़ा था। इस घर में मालकिन के सिवा कोई भी नहीं रहता। इनके जो शौहर थे वे हमेशा ही कई सालों के बाद इनसे मिलने के लिए आया करते, जो ज़्यादातर कामकाज के सिलसिले में विदेश रहा करते थे। इनके घर में भी बहुत कम नौकर थे और मैं सबसे ख़ास नौकर था। मालकिन अकेली शहर में रहती थी। मैं जब से मालकिन के पास काम करने गया था तब से हमारे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। एक दिन मैं इसी तरह काम कर रहा था कि तभी अचानक हम सबको ये खबर मिली कि मालकिन सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन सीढ़ियों से इनका पैर फिसल चुका, जिसकी वजह से इनकी कमर पर बहुत ही तेज़ चोट आ पहुंची। हम सब ने मिलकर डॉक्टर को तुरंत बुलाया था तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी, लेकिन इन दवाइयों की मालकिन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी दिन तक इन दवाइयों को खाया, लेकिन उन्होंने खाने के बाद भी इन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मालकिन की ये सारी हालत देखकर मुझसे देखा ना गया, क्योंकि वह जैसी भी थी बहुत ही नेक दिल औरत थी। इस दिन मैं मालकिन के पास डरता डरता गया। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी कमर की मालिश कर सकता हूँ। मालकिन मेरी बातों को सुनकर पूरे तरीके से होश खो बैठी थी। वो पूरे गुस्से से लाल हो चुकी थी। तब भी मैंने कुछ दिन मालकिन को समझाया और अपने पापा के साथ रहते हुए मसाज करने के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसे सुनने के बाद मालकिन को मुझ पर विश्वास हो चुका था। तभी मैंने लाइट बंद कर दी और फिर गर्म तेल के साथ मालकिन की कमर की मालिश करने लगा। मैंने इस वक्त अपनी आंखों को पूरे तरीके से बंद करके रखा था, लेकिन मालकिन की कमर को तो छूते ही मेरे जज्बात जो थे वो उठने लगे थे। मैं कम उम्र का लड़का था, इसलिए जल्दी ही मेरे जज्बात उठने लगे थे। मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाया। धीरे धीरे जैसे ही मैं मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था तो इन्हें इसी
वक्त आराम मिलना भी शुरू हो चुका था। इसी तरह मैंने कुछ दिन लगातार मालकिन की मसाज की, जिसे करने के बाद मालकिन की कमर का दर्द पूरी तरीके से दूर हो चुका था। यह देखकर मालकिन बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे खुशी में 3000 इनाम के तौर पर भी दिए, जिसे पाकर मैं बेहद ही खुश हुआ। इस वक्त के बाद मालकिन ने मुझे सिर्फ और सिर्फ मसाज करने के लिए रख लिया। उन्होंने मुझसे घर के कामकाज करवाने बंद करवा दिए, लेकिन मैं फिर भी खुशी खुशी मालकिन का काम करता था। और उन्होंने अपने बंगले के पीछे वाली साइड में जो कुछ कमरा खाली पड़े थे, इनमें से वो कमरा मुझे रहने के लिए भी दे दिया था। मैं भी अब आराम से वहाँ रह सकता था। जब भी मालकिन को पीठ की मालिश करवानी होती या फिर कोई भी चीज़ का दर्द होता तो मैं इनकी खिदमत करने के लिए जाया करता था। मालकिन मुझसे बेहद ही खुश थी, क्योंकि मैं मालकिन का बड़ा ही वफादार हो चुका था। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन हम सबको ये खबर मिली कि मालकिन की जो बेटी थी वो अभी 18 साल की हो चुकी है। वह वापस मालकिन के पास रहने के लिए आने वाली है। और इसके आने की खुशी में घर को पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया था, क्योंकि वह कई सालों बाद मालकिन के पास वापस आने वाली थी। मैंने आज तक मालकिन की बेटी को बिल्कुल भी नहीं देखा था, लेकिन मैंने सुना था कि मालकिन की बेटी अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत थी और इसे पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। और फिर जैसे ही शाम का वक्त हुआ, मालकिन की बेटी घर वापस आ चुकी थी। इसे देखकर मालकिन बहुत खुश थी। जब मैंने पहली नज़र उसे देखा तो मैं फिदा हो चुका था। मुझे पहली बार किसी लड़की से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी से जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं घर का सिर्फ एक नौकर था। और नौकर की हैसियत मालकिन के सामने क्या होती है ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो। मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी काट रहा था। मैं घर के छोटे मोटे काम करता और मालकिन और उनकी बेटी की सेवा करता। लेकिन मालकिन की बेटी बहुत ही सुंदर थी और इसे इतना ही घमंड था। वो बड़ी ही ज़िद्दी थी। वह अक्सर अपने दोस्त लोगों के साथ पार्टी करने में बिजी हुआ करती थी। वो रात पार्टी करके वापस लौटती, जिससे मालकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मालकिन ने कई बार इसे समझाया, लेकिन मालकिन की बेटी बिल्कुल भी नहीं समझती थी। मालकिन की बेटी का नाम आयशा था। आयशा जब भी रात को आती तो पूरी तरीके से नशे की हालत में होती। ये देखकर मालकिन बहुत दुखी हुआ करती थी। घर में नौकरों में आपस में ये बात फैली हुई थी कि आयशा का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत भी करती है। इस खबर को सुनते ही मैं पूरे तरीके से टूट चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था। मैं अक्सर बहाने बहाने से आयशा के पास जाया करता और इससे कभी टाइम पर ब्रेकफास्ट देता तो कभी नाश्ता देता, लेकिन मैं कभी भी एक बार भी मुझे नहीं देखती थी। वो ज़्यादातर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी रहा करती थी। धीरे धीरे ये बात मालकिन तक भी जा पहुंची थी कि आयशा की ज़िंदगी में कोई शख्स है। लेकिन जब मालकिन ने शख्स की जांच पड़ताल की तो उन्हें खबर मिली कि वो लड़का अच्छी तरबियत का बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने आयशा को बहुत बात समझाने की कोशिश की, लेकिन आयशा पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। वो तो इस लड़के की मोहब्बत में पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसके लिए इसने अपनी माँ से भी बेरुख कर कर अपनी माँ की बातों को बिल्कुल भी समझा नहीं, बल्कि इन्हें दुत्कारा था। अभी पूरे 6 महीने तक घर में यही सब माहौल चलता रहा। घर पर मालकिन ने अपने शौहर को भी इस बारे में कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि एक बार मालकिन ने मुझे कहा था कि इन्हें डर था कि कहीं आयशा के पापा को ये बात पता चलेगी तो वे हम दोनों का घर का खर्चा देना बंद कर देंगे। क्योंकि मालकिन ने एक रात मुझे बताया था कि मालिक विदेश में किसी और औरत के साथ रहते हैं और वहाँ पर उन्होंने इससे शादी भी कर ली है। वो सिर्फ यहाँ अपने बच्चों की खातिर कुछ चंद पैसे हमें भेज दिया करते हैं, जिससे हमारा गुजारा होता है। ये सारी खबर सुनते ही मेरे होश उठ चुके थे। मैं मन ही मन सोचने लगा, इसी वजह से आयशा पर इसके बाप का साया ना होने की वजह से आज की तारीख पर वह इतनी ज़िद्दी हो चुकी है। इसे अपनी माँ से भी डर नहीं लगता। वह अपनी माँ का भी कहना नहीं मानती, लेकिन मुझसे ये बात सबका क्या लेना देना था। मैं तो सिर्फ एक नौकर था और इस हैसियत से ही घर पर अपना गुजारा करता था। इससे जो भी पैसे आते थे वे अपने परिवार में भेज देता था, जिससे मेरे घर के हालात पूरे तरीके से बेहतर हो चुके थे। अब यूं ही चलते चलते मुझे पूरा 1 साल बीत चुका था। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सर्दी का मौसम था। ठंड के मारे मैं पूरा चादर ओढ़ कर सोया हुआ था कि तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से मेरे घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैं डर के मारे उठा। मैंने मन में सोचा कि भला इस वक्त रात में कौन आया होगा। जब मैं दरवाज़ा खोला तो सामने आयशा खड़ी थी। आयशा को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा कि मैडम, आप
इस वक्त क्या कर रही हैं? तभी वह पूरी तरह भीगी हुई थी, मेरे कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो कहने लगी, जब मैंने आयशा के चेहरे की तरफ देखा तो ये देखकर मैं पूरे तरीके से हैरान रह चुका था। लेकिन आयशा ने आज बहुत ही ज़्यादा पी रखी थी, इसे चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। तभी मैंने अचानक इसके पाँव पर देखा तो इसके पाँव पर एक गहरी चोट लगी हुई थी और बदन पर भी कुछ चोटों के निशान थे। इन सब चीज़ों को देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान रह चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं क्या करूं। वो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी कि इस हालत में मैं अपने घर नहीं जा सकती, पता नहीं माँ क्या सोचेंगी, बस आज रात मुझे यहाँ रहने दें। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त में आखिर क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं चुपचाप खड़ा बस सोचे जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि आयशा मैडम मेरे बिस्तर पर आकर गहरी नींद में लेट चुकी थी। मैं मालकिन का वफादार था, मैं इसके साथ दगा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैं मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं इनके कमरे में गया तो इस वक्त रात में वो मुझे देखकर हैरान रह चुकी थी। मैंने इन्हें सारी खबर बताई कि आयशा क्या हालत में मेरे कमरे में आई है। मालकिन परेशान होती हुई मेरे साथ मेरे कमरे में गई और फिर जब सुबह हुई तो जब आयशा ने आंखें खोली तो उसकी माँ इसके बगल में थी। मालकिन इसका हाथ पकड़कर थामे हुई थी। मालकिन को अपनी बेटी की काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी हो रही थी, लेकिन आयशा बार बार हाथ पकड़कर रोए जा रही थी। वे बार बार अपनी माँ से माफ़ी मांग रही थी। जब मालकिन ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम बताओ तो सही। मालकिन अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रही थी। इसे अपनी बेटी को इस हालत में देखकर काफ़ी दुख लग रहा था। वह इसे कहने लगी कि अगर तू इस लड़के से शादी करना चाहती है तो मैं तेरी इस लड़के से शादी भी करवा दूंगी, तो फिक्र मत कर मेरी बच्ची, लेकिन तू इतना रो मत, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन इस बार आयशा खुद कहने लगी कि वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी। ये खबर सुनते ही हम दोनों चौंक गए थे। तभी आयशा कहने लगी कि माँ आप सही कहती थी, वो लड़का धोखेबाज है, वो लड़का सही नहीं है, इसने मेरा यूज़ किया है। हम सब ने जब ये बात सुनी तो आयशा की माँ से पूछने लगी, ये क्या तुम दोनों के बीच कभी? आयशा सर झुकाए बैठी थी और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रो रही थी, अपनी माँ से माफ़ी मांग रही थी। इस बात को सुनते ही मालकिन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वे कहने लगी कि जिस चीज़ का मुझे डर था आखिर वही हुआ, अभी तो मेरे साथ हॉस्पिटल चल। लेकिन इससे आगे मालकिन कहने वाली ही थी कि तभी आयशा कहने लगी कि माँ इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वक्त काफ़ी बीत चुका है और मेरी प्रेगनेंसी को पूरा चौथा महीना लगने वाला है। मैं जब इस लड़के को ये बात बताई और शादी के लिए कहा तो उसने मुझे इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं तुम जैसे अमीर लड़कियों का इस्तेमाल करता हूँ, और इसने मुझे धक्का मार कर अपने से दूर किया। ये सुनकर मालकिन अपने सर पर हाथ रखकर खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अब वो कहने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा और कौन इसकी औलाद को भी अपनाएगा। मेरे तो पापा से भी इस बारे में बात नहीं करी, अगर इन्हें इस बात की खबर पता चली तो वो जो तुम्हारे लिए इतना खर्चा करते हैं वो भी करना बिल्कुल छोड़ देंगे। अल्लाह मुझे किस किस्म की सज़ा दे रहे हैं। मैं उनकी बगल में खड़ा सारी बातें सुन रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं तभी आगे बढ़ा और मालकिन से कहने लगा, मालकिन अगर बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मुंह से बात सुनते ही दोनों माँ बेटी मेरी तरफ गौर से देखने लगी। आयशा ने तो इनकार किया कि वह मुझसे हरगिज़ शादी नहीं करेगी, लेकिन मालकिन मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानती थी। कुछ देर सोचने के बाद वे कहने लगी, सलमान मैं आज ही तुम्हारी और अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। आयशा भी अपनी माँ के सामने अब चुप हो चुकी थी, इसके बाद भी अब कोई सहारा नहीं था। फिर कुछ देर में हम दोनों की शादी करवा दी गई थी। मैं तो इस शादी से बहुत खुश था, लेकिन आयशा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वे बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। अब मेरे घर में रुतबा बदल चुका था, मैं आयशा का शौहर बन चुका था और अब मैं इस घर का मालिक भी था। सुहागरात की रात में अपने कमरे में गया तो आयशा खूब ज़ोरों से रो रही थी। मैंने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरा हाथ ज़ोरों से झटक दिया। मैं दोबारा इसके पास नहीं गया, मेरे पास और हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से मैं चुपचाप सोफ़े पर जाकर लेट चुका था। अभी इसी तरह दिन बीत रहे थे। मैं आयशा की खिदमत बहुत अच्छे तरीके से किया करता था, इसका बखूबी ख्याल करता था जैसे ही एक शौहर का फ़र्ज़ होता है। लेकिन आयशा की तरफ से मुझे कभी भी वह रिस्पॉन्स नहीं मिला था जो मुझे चाहिए था। आयशा मेरी बहुत ही बेइज्जती करती, लेकिन मैं इसकी हर बात चुपचाप सुन लिया करता था। इसी तरह करते करते पूरे 9 महीने बीत चुके थे और अब हमारे घर में एक बहुत ही प्यारी बेटी ने जन्म लिया था। शुरू में तो आयशा अपनी बेटी की तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, मैं ही ज़्यादातर अपनी बेटी की परवरिश के करता था। लेकिन धीरे धीरे आयशा को भी अपनी गलतियों का एहसास
एहसास होने लगा अल्लाह ने भी आयशा जैसे फ़त दिल में मेरे लिए मोहब्बत जगा दी। एक दिन आयशा ख़ुद मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो सलमान, मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी समझ ना सकी। तुमने मेरी जैसी लड़की के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी भी एक शौहर का दर्जा नहीं दिया। मैं तुम्हारी हमेशा ही बेइज्जती किया करती थी, तुम्हें धुतकारा करती थी, लेकिन फिर भी तुमने आगे से मेरे लिए कुछ भी नहीं बोला। तुमने मेरी और मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, इसे एक बेटी जैसा प्यार दिया है, एक बाप का प्यार दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। तभी आयशा ख़ुद मेरे गले लग गई और मैं भी इस चीज़ से बहुत ही खुश था कि आखिरकार चलो आयशा को मेरी मोहब्बत तो समझ आई, इसे मेरी मोहब्बत का एहसास तो हुआ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।